This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हम अपने दिल की बातें किससे शेयर करते हैं? अपने परिवार, दोस्त या किसी जानकार से जिन्हें हम जानते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही कोई करीबी हमें धोखा देता है तो हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाता है कि किसी को पहचानने में हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें एक माता पिता द्वारा अपने मन की बात किसी से शेयर करना एक बड़ी मुसीबत बन गया, जिसे जानकर उस शख्स ने ऐसा भयानक कांड कर डाला जो माता पिता के लिए जिंदगी भर ना भरने वाला एक जख्म बन गया। नेपाल में शाही परिवार के कत्लेआम के बाद ख्याति श्रेष्ठा हत्याकांड ऐसा जघन्य अपराध था जिसने पूरे नेपाल को दहला कर रख दिया था। इस कहानी को सुनकर आप भी किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज की हमारी कहानी है ख्याति श्रेष्ठा की। 2007 में ख्याति श्रेष्ठा अपने माता पिता के साथ नेपाल के बालाजू में रहती थी। वो 10वीं कक्षा की स्टूडेंट थी और पढ़ने में काफ़ी तेज थी। ख्याति का परिवार बालाजू के एक किराए के घर में रहते थे। उनके मकान मालिक का नाम बीरेन प्रधान था, जो अपना सरनेम श्रेष्ठा भी लिखता था। बीरेन प्रधान बेहद पढ़ा लिखा शख्स था। वो एक स्कूल में साइंस का टीचर था। वहाँ रहने के दौरान बीरेन और ख्याति के परिवार के घनिष्ठ संबंध थे। ख्याति बीरेन प्रधान से प्राइवेट ट्यूशन भी लेती थी। ये लोग काफ़ी समय से इसी घर में किराए पर रह रहे थे, लेकिन 2007 में ही कुछ परेशानी के चलते मकान मालिक बीरेन प्रधान को ये मकान बेचना पड़ा, जिसके चलते सभी किराएदारों को भी घर खाली करना पड़ा। ख्याति के 10वीं के एग्जाम होने थे, इसीलिए उसके माता पिता विराटनगर के एक किराए के घर में रहने लगे। माता पिता ख्याति के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अच्छे नामी कॉलेज में उसका एडमिशन कराना चाहते थे, जो कि नेपाल के राजधानी काठमांडू में ही थे। इसीलिए 10वीं के एग्जाम और रिजल्ट के बाद माता पिता ख्याति को लेकर काठमांडू शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ भी उन्होंने एक किराए पर घर ले लिया और ख्याति का एडमिशन जुबलिएंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में करवा दिया गया। माता पिता की दिली इच्छा थी कि ख्याति आगे हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाए और वो इसी की तैयारी में लगे हुए थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जून 2009 में 19 साल की ख्याति 12th क्लास में थी और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही थी। 5 जून 2009 को सुबह 8 बजे के करीब ख्याति के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि एक वुमेन मैगजीन की तरफ से किए गए लकी ड्रॉ में ख्याति का नाम सिलेक्ट हुआ है और वो उस लकी ड्रॉ की विनर है। इनाम में उसे 20,000 नेपाली रुपए की धनराशि दी जाएगी और साथ ही नेपाल के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पोखरा की एक रिटर्न टिकट भी मिलेगी। अब अगर ये मैसेज आज 2024 में आया होता तो कोई भी इस पर आसानी से यकीन नहीं करता, लेकिन 2009 में किसी तरह के ऑनलाइन स्कैम का इतना जोर नहीं था। ख्याति इस मैसेज को पढ़कर अभी यकीन करने की कोशिश में ही थी, तभी उसे कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक महिला कहती है कि वो वुमेन मैगजीन के ऑफिस से बोल रही है। उसके बाद वो मैसेज में लिखी हुई पूरी बात दोहराती है कि ख्याति ने ये इनाम जीता है। उस महिला ने कहा कि अगर उसे ये इनाम लेना है तो बताए हुए पते पर पहुंचकर एक छोटा सा इंटरव्यू देना होगा और कुछ कागजी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी होंगी। ख्याति को दोपहर 1 बजे तक बताए हुए पते पर पहुंचने को कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि इस प्रोसेस में कुछ घंटे लग सकते हैं, तो वो टाइम निकाल कर आए। अब ख्याति खुशी से झूम उठी। उस खबर को लेकर ख्याति के सारे डाउट्स अब दूर हो चुके थे। वुमेन्स मैगजीन के नाम पर और उस महिला से बात करने के बाद अब वो निश्चिंत हो चुकी थी। उसने फौरन अपने माता पिता को यह खबर दी। माता पिता भी बेटी को मिले इनाम की खबर से बहुत खुश थे, लेकिन 1 बजे के करीब वो दोनों ही थोड़ा बिजी थे। इसीलिए उन्होंने अपने घरेलू नौकर राम को कहा कि वो ख्याति को उस एड्रेस तक छोड़ाए। ख्याति नौकर राम के साथ काठमांडू के पुताली सड़क के बस स्टैंड पर दिए हुए टाइम पर पहुंच जाती है। क्योंकि यहाँ उसे काफ़ी टाइम लगने वाला था, इसीलिए नौकर राम ख्याति को वहाँ पहुँचाकर घर वापस लौट जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक 19-20 साल की एक लड़की पहुँचती है। वो खुद को मैगजीन का रिप्रेजेंटेटिव बताती है। उसने ख्याति को कहा कि मैगजीन का ऑफिस पास में ही है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। अब वो ख्याति को लेकर पास के ही एक अपार्टमेंट में पहुँचती है। जैसे ही ख्याति अपार्टमेंट में दाखिल होती है, वहाँ बैठे एक शख्स को देखकर वो चौंक उठती है। तब वो लड़की कहती है कि ये मैगजीन से ही जुड़े शख्स हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज़ यही पूरा करेंगे। अब ख्याति रिलैक्स होकर वहाँ बैठ जाती है। उधर घर में ख्याति के माँ बाप अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। ख्याति ने उन्हें बताया था कि वहाँ उसे कुछ टाइम लगेगा, इसलिए कुछ देर तक वो शांत रहते हैं। टाइम बीत जाता है, धीरे धीरे शाम होने लगती है, पर अभी तक ख्याति वापस नहीं आई थी। उसका मोबाइल मिलाया गया पर फोन नॉट रीचेबल था। माँ बाप ने ख्याति के दोस्तों को फोन किया कि शायद ख्याति किसी दोस्त के घर चली गई होगी,
पर किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब उनकी परेशानी बढ़ने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ख्याति को कहाँ ढूंढें। तब रात को 8 बजे के करीब ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि हमने ख्याति का किडनैप किया है। उसकी सही सलामत वापसी के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपयों की मांग की गई थी। साथ ही मैसेज में लिखा था कि इस बारे में पुलिस या किसी और को खबर ना दी जाए, नहीं तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी, उसे मार दिया जाएगा। ये मैसेज पढ़कर पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बुरी तरह से बेचैन होते हैं। घबराए हुए ख्याति के पिता अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं। अब दोनों ही परेशान थे, उलझन में थे कि पुलिस को बताएं या नहीं। उन्होंने किडनैपिंग और मर्डर के कई किस्से सुन रखे थे, इसीलिए ख्याति के माता पिता तय करते हैं कि वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। अब वो 10 लाख का इंतजाम करते हैं और किडनैपर के अगले मैसेज का वेट करते हैं कि पैसों का क्या करना है। अगली सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज आता है जिसमें उन्हें पैसे लेकर बुटवाल नाम की जगह पर बुलाया गया था। बुटवाल काठमांडू से 270 किलोमीटर दूर का इलाका है। मैसेज के हिसाब से वो लोग बुटवाल पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक नए मैसेज के जरिए बताया जाता है कि बुटवाल नहीं, अब उन्हें चितवन नाम की जगह पर पहुंचना होगा। बुटवाल से चितवन की दूरी 107 किलोमीटर की है। परेशान माता पिता अब चितवन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर फिर एक और नया मैसेज आता है कि अब उन्हें चितवन से 155 किलोमीटर दूर सुनौली नाम की जगह पर आना होगा। माता पिता की हालत खराब हो रही थी, पर वो बिना रुके, बिना कोई ब्रेक लिए अब सुनौली पहुंच जाते हैं। यहाँ एक बार फिर मैसेज करके जगह बदल दी जाती है और इस बार उन्हें पैसे लेकर नेपाल बॉर्डर पार करके भारत के दार्जिलिंग में आने को कहा जाता है। ये आसान नहीं था, पर बेटी की खातिर माँ बाप किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके भारत के दार्जिलिंग में पहुँचते हैं। लेकिन इनकी मुसीबत यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। दार्जिलिंग पहुँचते ही इन्हें फिर एक मैसेज आता है जिसमें इन्हें फिर से नेपाल आने को कहा गया था। अब इन लोगों को नेपाल के काकरभिट्टा नाम की जगह पर बुलाया जाता है। माता पिता के साथ इनका घरेलू नौकर राम भी इस यात्रा में शामिल था। सभी थककर चूर हो चुके थे। उन्हें ख्याति की चिंता सता रही थी। ऊपर से किडनैपर का ये गंदा खेल चल रहा था। वो बार बार इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ा रहा था, पर माँ बाप उस किडनैपर की हर बात मानने को मजबूर थे। दार्जिलिंग से वापस काकरभिट्टा तक का सफ़र लगभग 100 किलोमीटर का था। काकरभिट्टा पहुंचकर ये किडनैपर को मैसेज करके इन्फॉर्म करते हैं। तब इन्हें थोड़ी देर इंतज़ार करने को कहा जाता है और कुछ देर बाद इन्हें एक होटल का एड्रेस देकर वहां पहुंचने को कहा जाता है। माँ बाप अब होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने पर अब एक नया मैसेज आता है जिसमें नौकर राम को पैसे लेकर होटल के अंदर एक खास जगह पर बुलाया गया था, लेकिन माता पिता को बाहर गाड़ी में ही रहने को कहा गया था। माता पिता चौंक उठते हैं, पर वो मजबूर थे। मैसेज में कहा गया था कि वहाँ एक आदमी मिलेगा जिसे ये पैसे देने होंगे। उन्होंने राम को पैसों का बैग लेकर होटल में भेज दिया। माता पिता को उम्मीद थी कि राम पैसे देने के बाद ख्याति को वापस लेकर आएगा, क्योंकि उन्होंने किडनैपर को पूरे पैसे दे दिए थे और पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। पर कुछ देर बाद राम अकेला वापस आ जाता है। वो कहता है कि अंदर एक शख्स ने पैसे लेकर उसे वापस भेज दिया है और उसने कहा है कि ख्याति घर पहुंच जाएगी। ये सुनकर माता पिता काकरभिट्टा से वापस काठमांडू अपने घर की तरफ गाड़ी भगाते हैं, लेकिन घर पहुंचकर वो दुखी हो जाते हैं क्योंकि ख्याति अभी तक घर नहीं लौटी थी। कुछ घंटों तक इंतज़ार किया जाता है, पर ख्याति की कोई खबर नहीं आती और इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। किडनैपर का मोबाइल भी ट्राई किया जाता है, पर वो लगातार स्विच ऑफ ही आता है। इसी में पूरा दिन निकल जाता है। उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। माँ बाप किसी अनहोनी की आशंका से घिरे जा रहे थे। तब मजबूरन माता पिता पुलिस के पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ख्याति की किडनैपिंग से लेकर फिरौती की रकम देने तक की पूरी कहानी बताई। उनकी कहानी सुनने के बाद पुलिस उनसे पूछती है कि इस इनाम का मैसेज आने से लेकर कल पैसे देने तक के पूरे घटनाक्रम के बीच कहीं कोई अजीब बात या किसी शख्स की कोई हरकत आपको अजीब लगी हो या आपने कुछ अजीब नोट किया हो। ख्याति के पिता तो कुछ बता नहीं पाते, पर उसकी माँ कुछ सोचकर कहती है कि वैसे तो कुछ अजीब नहीं लगा, पर जिस होटल में हम पैसे देकर आए हैं वहाँ मैंने अपने पुराने लैंडलॉर्ड को देखा था। उन्हें देखकर मैं चौंक भी गई थी कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, पर हम उस वक्त बेटी को लेकर परेशान थे और नहीं चाहते थे कि उसकी किडनैपिंग की बात कहीं लीक हो जाए, इसीलिए मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। पुलिस वीरेंद्र प्रधान के बारे में और पूछती है तो माता पिता कहते हैं कि उससे हमारे अच्छे संबंध थे। उसने अचानक अपना घर बेच दिया था, इसीलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा, पर तब से वो कहाँ था हमें पता नहीं। अभी 4-5 दिन पहले वो अचानक काठमांडू हमारे घर में हमसे मिलने आ पहुंचा। उसने सबका हालचाल पूछा। उसने बताया था कि वो भी काठमांडू में ही रहता है, इसीलिए उस होटल में उसे देखकर मैं चौंक गई थी।
तब पुलिस ने वीरेन प्रधान से ही अपनी जांच की शुरुआत की। काठमांडू में उसका घर ढूंढा गया, पर वो घर पर नहीं मिला। उसकी खोज में पुलिस टीम को लगा दिया गया। दिन गुजर रहे थे। ख्याति के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच पुलिस को काठमांडू के 17 से 20 किलोमीटर के रेडियस में अलग अलग इलाकों में इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने शुरू हुए। कहीं हाथ के 2 टुकड़े तो कहीं पैर के 2-3 टुकड़े। ये टुकड़े काठमांडू के दूर जंगली और वीरान इलाकों में मिल रहे थे। अलग अलग पुलिस स्टेशन की पुलिस इन टुकड़ों को समेट कर रखती जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पुलिस को एक नदी से एक इंसानी सर मिलने की भी खबर मिली, जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था। उसे पहचानना नामुमकिन था। उस सिर को भी उन बाकी टुकड़ों के साथ मुर्दा घर में रखवा दिया गया। अभी इन टुकड़ों और सिर का मिलान नहीं कराया गया था। उधर ख्याति को लापता हुए 15 दिन बीत चुके थे। पुलिस को मुखबिरों से वीरेन प्रधान की खबर मिलती है और उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़े जाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। ज़्यादातर सवालों का जवाब वो दे देता है, पर जैसे ही पुलिस उसके काकर भिट्टा के होटल में होने की बात पूछती है तो वो घबरा जाता है। वो कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि पहले उसने उसी डेट पर कहीं और प्रेजेंट होने की बात कही थी। तब तक क्राइम ब्रांच की एंट्री इस केस में हो चुकी थी। अब वो सख्ती से वीरेन से पूछताछ करती है तो उनकी सख्ती के आगे वीरेन टूट जाता है और फिर वो कहानी सामने आती है जिसने पूरे नेपाल को दहला कर रख दिया था। वीरेन प्रधान इंडिया के दार्जिलिंग का रहने वाला था और एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था। 20 साल पहले काम धंधे के लिए ये नेपाल चला आया। वीरेन काफ़ी पढ़ा लिखा था। नेपाल के एक स्कूल में वो साइंस टीचर के तौर पर काम कर रहा था। जल्दी ही उसने नेपाल में अपना घर खरीदा, जिसमें कई किराएदार भी रखे, लिहाजा उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इसी बीच वीरेन को जुए की लत लग गई। वो काठमांडू के कैसीनो में खूब जुआ खेलता था, पर अक्सर हार जाता था। हारते हारते वो अब इतनी रकम हार चुका था कि उस पर अच्छा खासा कर्जा हो गया था। उस कर्जे से छुटकारे के लिए ही उसने अपना बड़ा घर बेच दिया था और किराए के मकान में शिफ्ट हो गया था। मगर फिर भी उसका कर्जा नहीं उतरा और वो बहुत से लोगों से उधार भी ले चुका था। इसी बीच उसे पता चला कि ख्याति की फैमिली भी काठमांडू में ही रह रही है। वो कुछ उधार लेने के लालच में उनसे मिलने पहुंच गया। वहीं उसे पता चला कि ख्याति के माँ बाप उसे विदेश भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ी रकम का इंतजाम भी कर रखा है। उन्होंने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर ये रकम जुटाई थी। ख्याति के माता पिता के पास एक बड़ी रकम होने का सुनकर वीरेन ने उधार मांगने का अपना इरादा बदल लिया। अब वो छोटा मोटा उधार नहीं, बल्कि इस पूरी रकम को ही हासिल करना चाहता था। उसके दिमाग में अब एक भयानक साजिश जन्म लेने लगी। तब उसने फिरौती के लिए ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। इस प्लान में उसने अपने स्कूल की एक स्टूडेंट को भी शामिल किया, जिसका नाम मैरीना शाकिया था। 19 साल की मैरीना को वीरेन ने पैसों का लालच देकर अपने साथ मिलाया था। मैरीना ने ही ख्याति को फ़ोन करके इनाम मिलने की बात कही थी और उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो ख्याति को मैगजीन रिप्रेजेंटेटिव बनकर मिली और वो ही उसे फ्लैट तक लेकर गई थी। उस अपार्टमेंट में वो शख्स वीरेन प्रधान ही था, जिसे देखकर ख्याति चौंक गई थी। उसने हैरानी से पूछा कि अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वीरेन ने उसे झूठ बोला कि वो उस मैगजीन के लिए काम करता है और बाकी फॉर्मेलिटीज़ वो ही पूरी करेगा। ख्याति को अपार्टमेंट तक छोड़ने के बाद मैरीना वहाँ से चली गई। अब ख्याति रिलैक्स होकर वहाँ बैठ जाती है। ख्याति के रिलैक्स होते ही वीरेन ने उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया। ख्याति वीरेन को पहले से जानती थी, इसलिए बिना किसी झिझक के उसने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली, जिसमें बेहोशी की दवा पहले से मिली हुई थी। ख्याति बेहोश होकर वहीं सोफे पर लुढ़क गई। बेहोश होने के बाद वीरेन ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला और अगले 4-5 घंटों तक वो ख्याति की लाश के टुकड़े करता रहा। इसके बाद रात 8 बजे के करीब उसने ख्याति के पिता को मैसेज करके फिरौती की रकम मांगी। यानी जो ख्याति इस दुनिया में रही ही नहीं, उसकी रिहाई के लिए वो पैसे मांग रहा था। किडनैपिंग के 1 घंटे में ही उसने ख्याति की हत्या कर दी थी। अगर ख्याति के माता पिता उस वक्त पुलिस के पास चले भी जाते तो भी उन्हें अपनी बेटी जिंदा नहीं मिलती। हत्या करने और लाश के टुकड़े करने के बाद अगले दिन से वो उन टुकड़ों को काठमांडू के बाहर अलग अलग हिस्सों के जंगलों और नदियों में फेंकता रहा। वीरेन का इरादा यही था कि लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करते करते पुलिस वाले परेशान हो जाएंगे और लाश की पहचान नहीं हो पाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। वीरेन के खुलासे के बाद ही नेपाल पुलिस लाश के टुकड़ों की पहचान कर पाई और डीएनए टेस्ट के बाद ही ये साबित हुआ कि ये ख्याति की लाश के ही टुकड़े हैं। इस कत्ल के खुलासे ने पूरे नेपाल के लोगों को हिलाकर रख डाला। खासकर स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स का इस घटना के प्रति भारी रोष था। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग इतने गुस्से में थे कि वो हाथों हाथ इसका फैसला करना चाहते थे। लोगों की भीड़ वीरेन और मैरीना को मारने पर उतारू थी। सब उन्हें जल्द से जल्द फांसी पर लटके हुए देखना चाहते थे। कोर्ट में लाते और ले जाते हुए भी कई बार इन दोनों पर हमला किया गया।
तब पुलिस को इनकी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि एक टीचर, एक गुरु जो खुद स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करता है, स्टूडेंट को सही रास्ते पे चलने के लिए गाइड करता है, वो खुद जुर्म के रास्ते पे चलते हुए पैसों की खातिर एक दरिंदा बन बैठा और उसने कितनी बेदर्दी से अपने ही स्टूडेंट ख्याति को मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर डाले। नेपाल में शाही परिवार के कत्लेआम के बाद ये हत्याकांड ऐसा जघन्य अपराध था जिसने पूरे नेपाल को दहला कर रख दिया। अदालत ने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तेजी दिखाई और 1 साल के अंदर ही फैसला सुना दिया। ख्याति की किडनैपिंग और कत्ल करने के जुर्म में बीरेन प्रधान को 39 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। दूसरी तरफ मैरीना ने कोर्ट में दलीलें दी कि उसे कत्ल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बीरेन ने उसे डरा धमकाकर इसमें शामिल किया था, पर कोर्ट ने उसकी दलीलों को नहीं माना। अदालत का कहना था कि वो एक जघन्य अपराध की हिस्सेदार रही है जो माफ़ी के लायक नहीं है। अदालत ने मैरीना शाक्या को 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई। ये एक ऐसा मर्डर केस है जिसने नेपाल के साथ साथ भारत के लोगों को भी बुरी तरह झकझोर दिया था। आखिर इसका कातिल एक भारतीय ही तो था या गलत? अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।